किस पद में जो है आपको कहीं त्रुटि दिख रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बी करेक्ट होगा आपको, यानी कि कुबेर बड़ी ही। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक इनकरेक्ट वाक्य। ठीक है, कुबेर बड़ी ही, ये जो आपको बी दिख रहा है यह एक इनकरेक्ट वाक्य है, क्योंकि कुबेर बड़ी ही यह इसका जो शुद्ध शब्द होगा कुबेर बड़ा ही होगा। ठीक है, बड़ी ही नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। तो राइट आंसर लगाइएगा बी, क्या है आपका इनकरेक्ट वाक्य, आपको त्रुटि ही पूछ रहा था। अगले सवाल पे चलिए और कोशिश कीजिए कि दोस्तों सिर्फ वीडियो में बने रहिए, तो देखते देखते भी बहुत सारा सवाल याद हो जाएगा। मॉक टेस्ट नहीं भी लगाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान से देखिए, शांति से। हो सकता है तो कहीं शांत जगह पे बैठिए और ईयरफोन लगा के देखिए, देखते देखते भी याद हो जाएगा। बस मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। देखिए अगला सवाल कहा गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कर रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर ए होगा। आप लोग को पता होगा भैंस के आगे बीन बजाना मतलब क्या हो गया, मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लगाइएगा, ए आपका सही हो जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, तीसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ जो है व्यक्त कर रहा है। तो आपको बताना है दोस्तों, राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी कि क्या हो जाना, दंग रह जाना मतलब चकित हो जाना, है ना। तो ऑप्शन आप लगाइएगा ए। ठीक है, दंग रह जाना मतलब चकित हो जाना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, चौथा सवाल है आपसे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, यानी कि आपको ये एक वाक्य दिया है, इसमें से जैसे कि जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक शब्द में आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगेगा बी, यानी सर्वज्ञ उसको बोलते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो तो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, सर्वज्ञ। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पांचवा सवाल है आपसे, दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है। दूषित का विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों राइट आंसर सी लगाइएगा। ठीक है, दूषित का उल्टा क्या हो जाएगा, स्वच्छ होगा, है ना, साफ। दूषित का उल्टा स्वच्छ या साफ बोल सकते हो, तो ऑप्शन आप क्या लगाइएगा, सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, छठा सवाल पूछा जा रहा है आपसे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। राष्ट्र का पर्यायवाची, राष्ट्र को हम और किस नाम से जान सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, यानी देश बोल सकते हैं ना, कि आप किस राष्ट्र में रहते हैं या किस देश में रहते हैं, तो है ना सेम अर्थ निकलता है। पर्यायवाची शब्द में सेम अर्थ निकलता है, तो राष्ट्र का सेम अर्थ क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। तो राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द देश, तो ऑप्शन बी लगाइएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, सातवां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ये आपको बताना है। सेठ को हम स्त्रीलिंग रूप में क्या बोलेंगे। तो दोस्तों राइट आंसर डी लगाइएगा, सेठानी बोलेंगे। ठीक है, सेठ का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, सेठानी, तो ऑप्शन आप डी लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, आठवां सवाल पूछ रहा है आपसे, क वर्ग। ठीक है, क वर्ग यानी क ख ग घ, ये सब आ जाएगा क वर्ग में। क ख ग घ का उच्चारण मुंह के किस स्थान से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए होगा आपका करेक्ट, यानी कंठ से। ठीक है, कवर का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, तो 8 का ए लगाइएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा और सवाल बड़ा करते हैं। देखिए अगला सवाल है, परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको परामर्श जो दिख रहा है, ये जो वर्ड है, इसमें आपको उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर ए लगाइएगा। ठीक है, परा क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग है। ठीक है, किसी भी शब्द में उपसर्ग जो है पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो परा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 10वां सवाल पूछ रहा है आपसे, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है। यह कौन सा वाक्य है, ये आपको वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा, आपका राइट आंसर बी होगा, यानी कि संयुक्त वाक्य। ठीक है, आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया इसलिए सफलता की अधिक आशा है, तो यह कैसा वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल है आपका, हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती, इस वाक्य में से जो है, ये जो से दिख रहा है, किस कारक की विभक्ति है, आपको कारक यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका डी करेक्ट होगा, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ जो हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये जो से दिख रहा है आपको, ये कौन सा कारक है, अपादान कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 12 नंबर में पूछा जा रहा है, सितारा देवी वीणा वादन कर रही है। सितारा देवी वीणा वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है, इस बार आपसे वाच्य पूछा जा रहा है। तो बताना दोस्तों, राइट आंसर बी लगाइएगा। ठीक है, कृत्रिवाची, कृत्रिवाची। ठीक है, कृत्रिवाची बोलेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 13 नंबर में पूछा जा रहा है, अपराहन। अपराहन का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सबको पता होगा, सी करेक्ट लगाइएगा। दोपहर के बाद का समय को हम क्या बोलते हैं, अपराहन बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। और इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में पीएम होता है। ठीक है, पीएम मतलब अपराहन और एएम मतलब पूर्वाहन, उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ ए से और नहीं समझिएगा, ए मतलब यहाँ पे एएम माने होता है कि पूर्वाहन।
ठीक है, 12 बजे के पहले का समय, दिन में 12 बजे के पहले का समय, और 12 बजे रात के बाद का समय पूर्वाह्न कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है 12 बजे अपराह्न का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो दोपहर के बाद का, दिन में जो दोपहर होता है ना उसके बाद का समय अपराह्न कहलाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे तो सबका इसका जवाब पता होगा सारे स्टूडेंट को। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 14 नंबर में पूछा जाए, लेकिन कुछ कुछ को रहता है कन्फ्यूजन, इसलिए हम क्लियर कर दिए। देखिए, वह दिख रहा है, वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, आपको सर्वनाम बताना कि जो वह है इसे यह कौन सा सर्वनाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम आपका करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 15 नंबर में पूछा जा रहा है, जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, समास यानी कि हमसे आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर सी लगाइए, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, किसको कहेंगे द्विगु समास, जब प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए दोस्तों, 16 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, चंद्रमौली में से में कौन सा समास है, एक बार फिर से आपको समास बताना है, चंद्रमौली में कौन सा समास है। दोस्तों राइट आंसर बी लगेगा, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चंद्रमौली शब्द में बहुव्रीहि समास है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों, 17 नंबर पूछ रहा है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, ये जो सदैव दिख रहा है यह कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, वृद्धि संधि है। ठीक है, सदैव में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, किस छंद का प्रथम व अंतिम पद एक सा होता है, यानी एक जैसा होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी रोला। ठीक है, रोला एक ऐसा छंद है जिसका प्रथम व अंतिम पद जो दोनों जो है एक सा होता है। ठीक है, यानी एक समान होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ठीक है, रोला छंद। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा सवाल को पहले हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए 19 नंबर में पूछा जा रहा है, छप्पय, छप्पय किस प्रकार का छंद है, आपको छंद बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका करेक्ट बी होगा, यानी कि विषम। ठीक है, छप्पय किस प्रकार का छंद है, तो विषम छंद है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अगला सवाल 20 नंबर में पूछ रहा है आपसे, कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। तो आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। दोस्तों राइट आंसर लगेगा ए, यानी क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ए, याद रखिएगा यमक अलंकार। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 21 नंबर में, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है, आपको ग्रंथ बताना। ये जो कामयानी है यह किस प्रकार का ग्रंथ है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि ये क्या है, महाकाव्य ग्रंथ है। ठीक है, महाकाव्य हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 22 नंबर में पूछा जा रहा है, छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना डैश कहा जाता है। ठीक है, यदि छोटा कोई वाक्य है उसको किसी को समझाना है, तो समझाने के लिए जो हम उस वाक्य को विस्तारित रूप से समझाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर सी लगाइएगा, यानी क्या बोलते हैं, वाक्य प्रसारण है ना, वाक्य का प्रसार कर रहे हैं, उसका फैलाव कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा उसके बारे में समझा के किसी को बोल रहे हैं, तो क्या होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि वाक्य क्या क्या कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं, तो प्रसारण आपका, वाक्य प्रसारण आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले साल पे चलिए, और ये क्या गद्यांश वाला, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले पता है, पहले सवाल देखेंगे, सुख दुख में कौन सा समास है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे गद्यांश पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मान के चलिए यही आपका क्या है, एक सवाल है। तो पूछा गया है सुख दुख में कौन सा समास है। ये सुख दुख जो वर्ड देख रहा है ना, ये ऊपर में कहीं पे यूज हुआ है गद्यांश में, इसीलिए यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो सुख दुख में सिर्फ हमको समास बताना है, तो गद्यांश क्यों पढ़ना है ना। तो राइट आंसर दोस्तों इसका लगेगा, सुख दुख में कौन सा समास हो जाएगा, बी, यानी याद रखिएगा द्वंद्व समास है। ठीक है, सुख दुख में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका दोनों खंड प्रधान हो ना, सुख दुख दोनों खंड यहाँ पे प्रधान है, दोनों का एक अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो राइट आंसर लगाइएगा यहाँ पे बी, यानी कि क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 24 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, वाची के प्रयोग में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, वाची में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी, आपका करेक्ट होगा, यानी कि क्रिया। ठीक है, वाची में जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो है क्रिया, तो ऑप्शन पर लगाइएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, 25 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है आपसे, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी कि उपमा अलंकार में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार में जो है समान धर्म का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, उपमा अलंकार, समान धर्म किस में होना चाहिए, उपमा अलंकार में, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा।
अगला यहाँ पे विज्ञान स्टार्ट हो रहा है, तो इसको तो थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं। देखिए आपसे सवाल पूछा गया है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस समांतर में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा। आपसे संपूर्ण प्रतिरोध पूछा गया है। फिजिक्स का ये सवाल है, उसमें लगाइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर सी होगा, लगाइएगा 2 ओम। ठीक है, 2 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ये ओम जो है यह प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, ओम। ठीक है, इसका सिंबल जो है इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 72 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, सौर सेल यानी कि सोलर सेल। ठीक है, सौर सेल को क्या बोलेंगे, सोलर सेल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। परावर्तित यानी परिवर्तित करती है, किसको किस में परिवर्तित करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर डी लगाइएगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना, प्रकाश लेकर के और आपको विद्युत ऊर्जा देती है। तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, किसका किसका परिवर्तन होता है, प्रकाश ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, और 73 नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा जाए। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए सवाल पूछा गया है, किसी तत्व का भार संख्या यानी कि मास नंबर 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बी आपका करेक्ट होगा, 7 और 14। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 7 और 14। जो 7 क्या है वो प्रोटॉन है, और जो 14 दिख रहा है वो क्या है, न्यूट्रॉन है। तो बी लगाइएगा राइट आंसर। अगला चलिए, प्रकाश वर्ष। ठीक है, लाइट ईयर इकाई होता है, किसका इकाई है ये आपको बताना है। काफ़ी फेमस सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग को पता होगा, राइट आंसर डी लगाइएगा, दूरी की। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है या किसकी इकाई है, वो दूरी की इकाई है। ठीक है, तो लगाइएगा डी। खगोलीय दूरी भी बोल सकते हैं इसको, खगोलीय दूरी की इकाई। चलिए अगला सवाल आपसे 75 में पूछा जा रहा है, काला छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है, यानी कि किसके किसके सिकुड़ने से ब्लैक होल का निर्माण होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि भारी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से। ठीक है, जो भारी न्यूट्रॉन के तारे होते हैं ना, उनके सिकुड़ने से किस चीज़ का निर्माण होता है, काला छिद्र यानी कि ब्लैक होल। काफ़ी सुने होंगे आप लोग ब्लैक होल के बारे में। चलिए अगले सवाल पे 76 नंबर में पूछा जा रहा है, हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ए करेक्ट हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की परत जो है वायुमंडल में होने से। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बहुत अधिक मात्रा में जब वायुमंडल में फैल जाती है ना, तो क्या बोलते हैं, हरित गृह जो उसका प्रभाव देखने को मिलने लगता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव देखने को मिलने लगता है। तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 77 नंबर में पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, यानी कि स्पुतनिक 1। ठीक है, राइट आंसर याद रखिएगा, काफ़ी फेमस सवाल है ये भी। स्पुतनिक 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलिए, छोटी जी की इकाई है, यानी कि छोटी जी जो है उसकी इकाई का मान क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए आपका करेक्ट होगा। छोटी जी का जो इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा, लगाइएगा ए। ठीक है, एक बड़ी जी भी होता है, बड़ी जी होता है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। ठीक है, तो वो नहीं, यहाँ पे छोटी जी पूछा जा रहा है, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 78 का ए लगाइएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 79 नंबर में पूछा जा रहा है, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने यानी कि मायोपिया को सुधारा जा सकता है। यानी कि दूर की दृष्टि, दूर का जो वस्तु है वो अगर आप साफ नहीं दिख रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। और यदि निकट दृष्टि दोष हुआ हो तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर बी लगाइएगा, अवतल लेंस से उसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 80 नंबर में पूछा गया है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर डी लगाइएगा, डीएनए। ठीक है, डीएनए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 81 नंबर में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। आपसे नहीं पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कौड़ यकृत तेल, विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल, या विटामिन के एल्फाल्का। तो आपको बताना है दोस्तों, राइट आंसर लगाइए आपका ए करेक्ट हो, यानी कि विटामिन B1 संतरा, यह क्या है, एक इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी कि अशुद्ध सुमेलित, इसमें सुमेलित ये सही नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए लगाइएगा। ठीक है, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, संतरा में अगर पूछ दिया जाए तो विटामिन सी पाया जाता है, जबकि यहाँ क्या दे दिया, B1 दे दिया, तो इसीलिए क्या है, गलत है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। इनकरेक्ट पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए अगला सवाल, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, पूछा गया आपसे। और ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बताना है दोस्तों, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, लगाइएगा राइट आंसर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ए आपका करेक्ट होगा, यानी कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल पे चलिए, इसमें 83 नंबर में पूछा गया है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, यानी किसके संघनन करने से बेकेलाइट का निर्माण होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा बी आपका सही होगा, यानी कि फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का जब हम संघनन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बेकेलाइट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 84 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। अर्गो कैल्सीफेरॉल इनमें से किस विटामिन को कहा जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर ए होगा, यानी विटामिन D2 को। ठीक है, विटामिन D2 को हम किस नाम से जानते हैं, अर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 50 में पूछा गया है विटामिन डी को हम किस नाम जानते हैं, कैल्सीफेरॉल, लेकिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको नहीं पूछा गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म गलत है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोकोफेरॉल बेरी बेरी, यह एक गलत दे दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अब टोकोफेरॉल जो होता है वो किसका होता है, विटामिन के ई का नाम है ना, सॉरी विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, है ना। लेकिन यहाँ पे बेरी बेरी दे दिया है। बेरी बेरी किस कमी से होता है, तो B1 के कमी से होता है ना। B1 या बी के कमी, विटामिन बी की कमी से या B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। तो यहाँ पे B1 होना चाहिए, यानी कि B1 का रासायनिक नाम यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन दे दिया है टोकोफेरॉल, जबकि टोकोफेरॉल का जो होता है वो विटामिन ई होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक इनकरेक्ट सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 86 में पूछा गया है इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर डी लगाइएगा, प्रोटीन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 87 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा, क्लोरेम्फेनिकोल। ठीक है, क्लोरेम्फेनिकोल आपका क्या हो जाएगा, प्रतिजैविक औषधि, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 88 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, डी यानी कि ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 89 नंबर में पूछा गया है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों काफ़ी फेमस सवाल है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अभी तक मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है दोस्तों, और अभी तक में जितना भी मॉक टेस्ट लगाए हैं शुरुआत से लेकर के 1 नंबर से सवाल से लेकर के अभी तक में सबसे VVI सवाल है ये, याद रखिएगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वनस्पति तेल से अगर वनस्पति घी निकालना है तो हम किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, यानी हाइड्रोजनीकरण भी होता है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट लगाइएगा। और किस गैस का इस्तेमाल करेंगे, तो हाइड्रोजनीकरण में गैस भी कौन सा इस्तेमाल हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट, याद रखिएगा। 89 का क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 90 नंबर में पूछा गया फिजिक्स का सवाल है, न्यूमेरिकल का। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया, यानी कि विद्युत तार से जोड़ा गया है। तो पूछ रहा है बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी यानी क्या हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। ठीक है, 0.4 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो लगाइएगा 90 का बी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और आपका यहाँ से 91 है ना, 91 यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आपका जीके स्टार्ट हो रहा है। देखिए सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी कि पक्की ईंट से बनी इमारत उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दर्शाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है, मेगा निज वाला है ना। तो थोड़ा सा पहले सवाल को बड़ा करते हैं और इधर लाते हैं। देखिए सवाल है आपका, और थोड़ा सा इधर लाएँ क्या, कोशिश करते हैं। चलिए देखिए सवाल है, मेगास्थनीज दूध था, किसका दूध था, ये आपसे पूछा गया कि मेगास्थनीज जो था वह किसका दूध था। दोस्तों करेक्ट से लगेगा ए, यानी क्या हो जाएगा, सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस का दूध था कौन, मेगास्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अगला सवाल पूछा गया है 93 नंबर में, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। तो लगाइएगा दोस्तों राइट आंसर, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा बी, याद रखिएगा। इसमें शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है वह किस पर आधारित है, तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए दोस्तों, 94 में पूछा जा रहा है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, काफ़ी फेमस सवाल है ये भी, डी आपका करेक्ट होगा, लगाइएगा बौद्ध। ठीक है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अशोक के जो धम्म है उसका मूल संदेश क्या है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी। ठीक है, आपका करेक्ट होगा, इनमें से सभी यानी कि राजा के प्रति वफादारी,
शांति एवं अहिंसा और बड़ों का सम्मान। आपका तीनों को तीनों क्या है ऑप्शन सही है, तो इनमें से सभी आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किस चीज़ में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी आपका करेक्ट होगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका जो थी ना उसी में, ठीक है। मौर्य समाज का 7 वर्गों का विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखन कहाँ मिलता है, तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है इसमें, ठीक है, इंडिका में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट होगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे 97 में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी आपका करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त 2, ठीक है, चंद्रगुप्त 2 आपका करेक्ट होगा यहाँ, तो बी आपका लगा लीजिएगा राइट आंसर। अगले सवाल पे चलिए, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, आपको बताना है कि जो चोल काल था वह किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी इनमें सभी, ठीक है, इनमें सभी आपका करेक्ट होगा, ग्राम पंचायत के लिए यानी विलेज असेंबली के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए भी और श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए भी, ठीक है। तो ये चोल काल जो है तीनों के लिए प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 99 में पूछा जा रहा है आपसे, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी यानी कि उसे क्या बोलते हैं हम, गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या लगाइएगा बी यानी कि गोपुरम। अगले सवाल पे चलते हैं, 100 नंबर में पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी, हम्पी में, ठीक है, हम्पी में मिलता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 101 नंबर में पूछा जा रहा है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा यानी कि बलबन, ठीक है, बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, और अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले सवाल थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है आपका, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए यानी कि 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12वीं शताब्दी में भारत में जो है कागज का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, तो लगाइएगा राइट आंसर ए 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 103 नंबर में पूछा गया है, यूरोपीय चित्रकारी यानी कि यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी यानी कि अकबर के दरबार में, ठीक है, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था, ठीक है, तो राइट आंसर लगाइए यहाँ पे बी। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 104 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो पूछा गया आपसे यहाँ पे भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों लगाइएगा इन चारों में से ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, लगाइएगा अकबर, ठीक है, अकबर के समय में ही क्या हुआ था, भारत में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस समय मुगल शासक कौन था, अकबर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 105 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा ग्वालियर को, ठीक है, ग्वालियर को जो है अंग्रेजों ने अपने रियासत में नहीं मिलाया था, ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 106 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में ये चारों में से कौन सा वो फसल है जो बाजरे ग्रुप का नहीं है। दोस्तों राइट आंसर लगेगा बी यानी कि मक्का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मक्का क्या है, बाजरे ग्रुप का फसल नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 7 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर सी लगाइएगा 1853 ईस्वी में, ठीक है, रेल परिचालन की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो 1853 ईस्वी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का सी। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, 108 नंबर में पूछा जा रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगेगा ए यानी कि 1953 ईस्वी में, ठीक है, 1953 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। चलिए अगले सवाल पे, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, ये आपको बताना है कि नाजी पार्टी जो था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। दोस्तों राइट आंसर लगेगा बी यानी कि स्वास्तिक, ठीक है, स्वास्तिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। अगले सवाल पे चलते हैं, लास्ट सवाल है दोस्तों आपसे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार शामिल नहीं है, आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर डी लगाइएगा, आर्थिक बराबरी है ना, आर्थिक बराबरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे पहले का मॉक टेस्ट यदि आप नहीं लगाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में बता दिए प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाकर के देख लीजिएगा। और यदि आज की वीडियो का PDF फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर अभी आपको PDF भी मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।